देखो वीडियो में बस एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को स्किप मत करना, है ना। वीडियो में मजा आएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी गारंटी है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। देखो अपने चैप्टर का नाम क्या है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता क्या है, क्यों होता है, पहले वो उसको हम आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। देखो इस पेज पे मैं अपनी बॉडी, अपनी खुद की बॉडी ड्रॉ करने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है, मेरे हाथ के सेल्स हैं, ये क्या है, मेरे हाथ के सेल्स हैं, और ये मान लो मेरे पैर के सेल्स हैं, ये मेरे पैर है ना। मान लो ये क्या है, मेरा राइट हाथ है, राइट पैर है, और इधर क्या करता हूं मैं, अपना लेफ्ट हाथ बना लेता हूं और ये लेफ्ट पैर की सेल्स बना लेता हूं। और यहां पे मान लो मेरी ब्रेन की सेल्स हैं, यहां पे मेरी ब्रेन की सेल्स है। मतलब कहना क्या चाहता हूं कि सबकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती है। हाथों में है, पैरों में है, ब्रेन में है, स्प्लीन में है, किडनी में है, हार्ट में है, लंग्स में है, हर जगह कुछ इस तरीके से चीजें प्रेजेंट है। अब हमें करना क्या है, देखो बेसिक चीज क्या है, हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनको आगे अपना फंक्शन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है, तो मेरे पैरों को एनर्जी चाहिए, मेरे हाथों को एनर्जी चाहिए, है ना। मुझे ये वीडियो बनानी है तो मेरी आंखों को एनर्जी चाहिए, मेरे हाथ को एनर्जी चाहिए। आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो आपके ब्रेन को क्या है, एनर्जी चाहिए। तो हर एक बॉडी की सेल को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी का सोर्स क्या होता है, फूड, खाना। सिंपल सी बात है ना, एनर्जी का सोर्स क्या होता है, फूड, खाना। अब देखो मेरी हर एक बॉडी की सेल को क्या चाहिए, हर एक बॉडी की सेल को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी पाने के लिए मैंने क्या किया, जो मेरे मम्मी ने आलू का पराठा बनाया था, मेरे मम्मी ने जो आलू का पराठा बनाया था, मैंने वो खा लिया। अब इस पराठे के अंदर क्या है, अपने प्रोटीन्स भी हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, अपने फैट्स भी हैं, और भी बहुत कुछ इसमें प्रेजेंट है। बस इतने से अपने को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बोलना चाहिए कि ठीक है भाई, तेरे पराठे में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, तो तू क्या कर, इनको डायरेक्ट इन सेल्स के पास क्या कर, पहुंचा दे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मैं एक जवाब दूंगा आपको कि आप जब घर में मान लो लौकी लाते हो, घिया लाते हो, या आप घर में कद्दू लाते हो, या आप घर में कोई भी सब्जी लाते हो, तो उसको क्या आप डायरेक्ट ही खा जाते हो? नहीं, डायरेक्ट नहीं खाते। पहले आप क्या करते हो, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हो, फिर उसको पकाते हो, फिर खाते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये प्रोटीन है ना, फॉर एग्जांपल ये इतने बड़े साइज का होता है, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत बड़े साइज का है, फैट भी जो है बहुत बड़े साइज का है। मतलब क्या है, ये इतने बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, है ना। इसको हम बोलते थे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मतलब बहुत बड़े साइज के हैं, है ना। बड़े साइज के हैं तो क्या हम इनको डायरेक्ट ऐसे सेल्स के पास भेज के यूज नहीं करवा सकते। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। अब आपका सवाल होना चाहिए कि इनको कितने छोटे पीसेस में तोड़े। तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन है, मान लो ये प्रोटीन है, तो ये जितने पॉसिबल छोटे पीसेस में टूट सकता है तोड़ दो। कार्बोहाइड्रेट है, जितने पॉसिबल छोटे पीसेस में तोड़ सकता है तोड़ दो। फैट है, जितने पॉसिबल छोटे पीसेस में टूट सकता है तोड़ दो, है ना। मतलब कोई भी फूड आइटम है, अपना मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल है, वो जितना पॉसिबल छोटे पीसेस में, पॉसिबल छोटे पीसेस में तोड़ सकता है तोड़ दो। और जो ये जब अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे ना, तो ये अब्सॉर्ब हो सकते हैं। तो ये क्या है, अब्सॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन छोटे पीसेस में, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे पीसेस में तोड़ने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डाइजेशन बोल, ठीक है। यहां तक अपना डाइजेशन क्लियर है। चैप्टर का नाम क्या है, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन तो अपने को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि ये चीजें जो हो रही हैं वो कहां पे हो रही हैं। तो ये चीजें जहां पे हो रही हैं उस जगह को हमने बोल दिया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल दिया ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दिया। ये सारी चीजें कहां हो रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो रही हैं, ठीक है। ये मान लो यहां तक पहुंच गई, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां आपने मुंह से खाया और यहां तक ये चीजें पहुंच चुकी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये हो रही है, ठीक
ठीक है। अब डाइजेशन अपना कंप्लीट है, अब क्या करना है, इन स्मॉल पार्टिकल्स, देखो ये अब इतने छोटे पीसीस में टूट चुके हैं कि ये अब्सॉर्ब होने के लायक है, मतलब सेल इनको यूज कर सकती है। पर यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, अब मेरा ये वाला हाथ यहां पे प्रेजेंट है, ये वाला यहां पे प्रेजेंट है, पैर यहां पे है, ब्रेन यहां पे है, ये वाला पैर यहां पे है ना। अब इनको यहां पे पहुंचाएं कैसे, है ना। यहां पे कोई पोस्टमैन थोड़ी है, यहां पे कोई कुरियर सिस्टम थोड़ी है, तो यहां पे पहुंचाएं कैसे। तो इस बात का आंसर है अपना ब्लड, इस बात का आंसर है अपना ब्लड। देखो हमें अच्छे से पता है अपनी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जो है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ये अपनी ब्लड वेसल बना रहा हूं मैं, है ना। अपनी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क क्या है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। हमें पता है अपनी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स कुछ इस तरीके से फैली हुई है, और ब्लड वेसल्स में क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। ब्लड एक तरीके से इनमें पानी की तरह बह रहा है, पानी की तरह बह रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड जब बहेगा, हम क्या करते हैं, अब सिंपल हमने टेक्निक लगाई कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या है, हम ब्लड वेसल्स में उतार देते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ब्लड वेसल्स में उतार देते हैं, तो ये क्या जाएंगे ब्लड के बहाव के थ्रू, ये बह के सेल्स के पास पहुंच जाएंगे। ब्लड के बहाव के थ्रू ये सेल्स के पास ऐसे अब पहुंच जाएंगे। अब देखो हम बिल्कुल क्लियरली देख चुके हैं कि इस चैप्टर में अपने को क्या करना है, पहले डाइजेशन करनी है, फिर अब्जॉर्प्शन करनी है, ठीक है। देखो जो अब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन है ना, वो सिर्फ 3-4% का ही है इस चैप्टर में, छोटा सा। जो मेन अपना है वो डाइजेशन वाला ही है। तो डाइजेशन होगी तो सीधी सी बात है, डाइजेशन जो होगी वो एक सिस्टम में होगी, है ना। तो जिस सिस्टम में डाइजेशन होगी वो क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। जिस सिस्टम में रेस्पिरेशन होगी वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जिस सिस्टम में रिप्रोडक्शन होती है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो जिस सिस्टम में डाइजेशन होगी, जिसकी हेल्प से, वो क्या होगा, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलके बना है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। अब इसको भी हम याद नहीं करेंगे, इसको भी हम अच्छे तरीके से समझ के करेंगे। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं आपको एक रफ डायग्राम से चीजें समझाना चाहता हूं, ठीक है। ये अपना पूरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब यहां पे अपने पास दो चीजें हैं, क्या, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। ये जो अपनी ब्लैक कलर की पाइप दिख रही है, ये अपनी है एलिमेंट्री कैनाल, है ना। यहां पे अपनी माउथ है, यहां से शुरू हुई और एनएस पे यहां पे खत्म हो गई, ठीक है। ये अपनी है एलिमेंट्री कैनाल, जो एक पाइप जैसी है ना। कैनाल नाम में ही आ रहा है, कैनाल मतलब पाइप जैसी है। और ये अपने क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड लगे हुए हैं ना। इस तरीके एक रफ डायग्राम में मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड अपने ब्लू कलर वाले लगे हुए हैं। तो बेसिकली होगा क्या, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने प्रोटीन खाया, मान लो मैंने ये यहां पे प्रोटीन खा लिया। अब इस प्रोटीन, देखो यहां पे माउथ से हम प्रोटीन खाएंगे। अब इस प्रोटीन को मैं क्या करूंगा, दांतों से चबाऊंगा, है ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं उसको दांतों से चबाऊंगा तो वो थोड़े छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। बट ये इतने बड़े बड़े अब भी है, मतलब ये अब्सॉर्ब नहीं हो सकते। इसको और स्मॉलेस्ट, मैंने क्या बोला था, वर्ड यूज किया था ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। उतनी स्मॉल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा कि वो अब्सॉर्ब हो पाए, है ना। प्रोटीन का एग्जांपल देख रहे हैं, तो प्रोटीन को हमें तोड़ना है कहां पे, उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म यानी अमीनो एसिड्स में तोड़ना है। अब अमीनो एसिड्स क्या है, आगे अब्सॉर्ब हो सकता है ना, वो अब्सॉर्प्शन वाला अपना पोर्शन है। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, प्रोटीन को अमीनो एसिड तक पहुंचाना है ना। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड तक पहुंचाना है, तो हमने क्या, देखो यहां पे हमने मैकेनिकल काम भी किया। मैकेनिकल मतलब हमने उसको दांतों से तोड़ा। और भी बहुत सारी चीजें यहां पे मैकेनिकल होंगी, जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसमें मसल्स होती हैं, तो मसल्स भी ऐसे मूवमेंट करेंगी, खाने को ऐसे मिलाएंगी, तो मैकेनिकल काम भी इसमें होता है। और क्या है, बायोकेमिकल काम भी इसमें होता है। बायोकेमिकल काम क्या है, देखो जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, बेसिकली क्या करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे। ऐसे देखो मान लो ये प्रोटीन यहां से जा रहा है, प्रोटीन का है अपना जो भी फूड है, कार्बोहाइड्रेट, फैट यहां से जा रहा है, तो इसके ऊपर ऐसे एंजाइम्स की क्या हो रही है, ग्लैंड्स की तरफ से एंजाइम्स की इन पे बौछार हो रही है, एंजाइम्स की इस पे क्या हो रही है, बौछार हो रही है ना। और एंजाइम से ही क्या होगा, अपना ये डाइजेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। और एंजाइम ऐसा नहीं है कि ग्लैंड से रिलीज करते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, जैसे इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वो भी एंजाइम रिलीज करते हैं। तो बेसिकली क्या है, बायोकेमिकल काम भी हो रहा है। देखो बायो मतलब लिविंग, केमिकल मतलब केमिकल। एंजाइम क्या है, एक तरीके से बायोकेमिकल ही तो है ना। एंजाइम क्या है, एक तरीके से केमिकल
मैकेनिकल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो हो जाएंगे बायोकेमिकल। तो एनसीईआरटी का एक वर्ड बोलने जा रहा हूं मैं कि जो डाइजेशन है ना, डाइजेशन है वो मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल मतलब हम उस पर फिजिकल काम भी कर रहे हैं, दांतों से तोड़ रहे हैं, मसल की मूवमेंट से कर रहे हैं, और बायोकेमिकल मतलब उस पर एंजाइमेटिक एक्शन यानी केमिकल्स का एक्शन भी हो रहा है और वो केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इसीलिए हमने उनको बोल दिया बायोकेमिकल। तो बेसिकली अपने को समझ आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड, इसी से हो रहा है अपना क्या पूरा डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरी एलिमेंट्री कैनाल को देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, फिर आगे बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। अब मैं यहां ड्रॉ करने जा रहा हूं कुछ इस तरीके से अपनी एलिमेंट्री कैनाल। क्या एलिमेंट्री कैनाल यहां पे इस फ्लो में मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, देखो मेरी एक एक बात में, एक एक वर्ड में बिल्कुल साथ में रहना है ना। जहां पे आपका ध्यान गया मतलब आप एनसीईआरटी की लाइंस मिस कर दोगे। मैं एक एक एनसीईआरटी की लाइन, एक एक एनसीईआरटी का वर्ड आपको डिक्टेट कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये मैंने अपनी बना दी नाक बना दी, ये मैंने अपनी नोज बना दी, यहां पे नोज, और नोज नाक से क्या है, हम सांस लेते हैं, मतलब यहां से हवा अंदर आएगी, सिंपल सी बात है। और ये नोज के ठीक नीचे अपना क्या होता है, माउथ होता है। नोज के ठीक नीचे अपना क्या होता है, माउथ होता है। यहां से हम फूड खाएंगे, है ना, यहां से हवा अंदर जाएगी और यहां से क्या है, फूड अंदर जाएगा। ठीक है, तो हवा अंदर जाएगी तो इसका पाइपलाइन सिस्टम चलेगा, फूड अंदर जाएगा तो इसका भी पाइपलाइन सिस्टम चलेगा। यहां से हवा जा रही है, यहां से फूड जा रहा है, बट यहां पे आगे जाके क्या है, यहां पे एक कॉमन पैसेज आएगा, यहां पे एक कॉमन पैसेज आएगा। अब मेरी एक एक बात को समझना, इस पैसेज को मैं बोल रहा हूं क्या, इसको मैं बोल रहा हूं फेरिंग्स बोल रहा हूं, इसको मैं फेरिंग्स नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब फेरिंग्स के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, एयर के लिए और फूड के लिए, है ना। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है एयर के लिए और फूड के लिए। एनसीईआरटी की लाइन अपनी कवर हुई है, कॉमन पैसेज आया। ठीक है, अब आगे जाके क्या है, देखो यहां पे ये डिवाइड थी, ये अलग थी, ये अलग थी, यहां पे कॉमन पैसेज आया और ये क्या है, फिर से अपनी डिवाइड हो जाएंगी, ये अपना अलग रास्ता पकड़ लेगी, ये अपना अलग रास्ता पकड़ लेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे जाके इसमें तो क्या बन जाएगी, अपनी ट्रेकिया आएगी, फिर यहां जाके अपने क्या है, लंग्स यहां जाके अपने लंग्स आ जाएंगे। तो ये अपना पूरा क्या हो गया, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और ये अपना क्या चला जाएगा, फूड वाला क्या चला जाएगा, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यहां चला जाएगा, अपनी एलिमेंट्री कैनाल यहां बनती चली जाएगी, है ना। और इसी चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, डाइजेशन ही तो पढ़ना है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है। ठीक है, अब यहां पे एक और मजे की बात है, देखो ये क्या थी अपनी, मैं बोल सकता हूं ये अपनी हवा की पाइप है ना, विंड पाइप है, ये अपनी फूड पाइप है। तो विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। और इस ठीक इसी तरीके से अपनी फूड पाइप की भी ओपनिंग होती है, फूड पाइप की भी ओपनिंग होती है जिसको हम गलेट बोलते हैं, है ना। विंड पाइप की ओपनिंग को बोला ग्लोटिस और इसको बोला, फूड पाइप की ओपनिंग को बोला हमने गलेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से अपना खाना आएगा, तो अब एक बहुत भयंकर बात है, बहुत एक डर की बात है कि वो खाना इस वाली पाइप में भी, अपनी विंड पाइप, हवा वाली पाइप यानी लंग्स की तरफ भी जा सकता है। तो इस चीज का भी हमें इंतजाम यहां पे करना पड़ेगा। तो इस चीज के इंतजाम के लिए क्या होता है, क्या होता है, ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब यहां से हम खाना खाएंगे तो जब वो खाना इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर गिरेगा तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इस ग्लोटिस को यानी इस ओपनिंग को बंद कर देगी, मतलब अपना फूड यहां नहीं जा पाएगा, फूड सिर्फ यहां फूड पाइप के अंदर जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर जो है ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट है, ग्लोटिस के ऊपर। देखो किसी चीज के ऊपर जो प्रेजेंट है उसके लिए वर्ड यूज होता है एपी, है ना। ग्लोटिस के ऊपर यानी एपी, है ना, ग्लोटिस, एपीग्लोटिस, एपी मतलब ऊपर, किसके ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर। सिंपल सी बात यहां पे खत्म होगी एपिग्लोटिस की।
ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब ये अपनी पूरी एलिमेंट्री कैनाल बनेगी। ये एलिमेंट्री कैनाल मान लो अपनी पाइप आगे गई है ना, आगे गई है ना, यहां पे मान लो ये अपना बन गया क्या, ईसोफेगस बन गया। ये अपना क्या बन गया, ईसोफेगस बन गया। ठीक है, यहां पे अपना ये ईसोफेगस खत्म हो चुका है, यहां पे अपना ईसोफेगस खत्म हो चुका है। अब ईसोफेगस से आगे जब बढ़े, ईसोफेगस से आगे जब बढ़ते हैं तो हमें क्या मिली, एक जे शेप स्ट्रक्चर मिलती है। हमें क्या मिलती है, एक जे शेप स्ट्रक्चर यहां पे अपने को मिलती है, जे शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जे शेप स्ट्रक्चर यहां से शुरू हुई और यहां पे क्या है, ये खत्म हो गई। और इस जे शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, देखो जे दिख रहा है ना ऐसे, जे, ये जे शेप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जे शेप है। मैं जान जान के बार बार बोल रहा हूं। इसको हमने बोल दिया क्या, स्टमक बोल दिया। इसको हमने बोल दिया क्या, स्टमक बोल दिया। अब स्टमक के भी अपने को क्या है, यहां पे 4 रीजन दिखाई देंगे। स्टमक में भी अपने आप को यहां पे 4 रीजन दिखाई देंगे। ये होगा अपना कार्डियक रीजन, है ना। स्टमक में 4 रीजन है, एनसीईआरटी में डायग्राम है। ये अपना कार्डियक रीजन, ये अपना फंडिक रीजन, ये अपना बॉडी हो जाएगा, ये पाइलोरिक रीजन। अब इसको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं। एक तो देखो ये कर लेना, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। और देखो पाइरो की मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। देखो अपने पैर क्या होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। अपने पैर जो होते हैं, P4 पैर सबसे नीचे होते हैं, तो पाइलोरिक सबसे नीचे की साइड है। और ये क्या है, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। बार्सिलोना फुटबॉल का क्लब है, सबको पता है। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, छोटी सी ट्रिक अगर याद करना चाहो, ये अपना पूरा स्टमक है। अब स्टमक के साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां भी ये वर्ड आ जाए ना, गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक, है ना, गैस्ट्रिक जहां भी वर्ड आ जाए, मतलब वो स्टमक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर स्पिंक्चर की बात करें तो यहां पे ईसोफेगस और स्टमक के बॉर्डर पे क्या है, कुछ स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पिंक्चर। अब इनका नाम कैसे बताएं, तो सिंपल सी बात है। देखो गैस्ट्रो, स्टमक और ईसोफेगस के बीच है, मतलब गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंक्चर, है ना। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेगियल मतलब ईसोफेगस, स्पिंक्चर मतलब दोनों के बीच में है ये वाले स्पिंक्चर। नाम से ही कवर हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब हमें चढ़ना है आगे, अब हमें चलना है आगे। अब आगे चलते हैं तो क्या है, हमें एक सी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, सी शेप। देखो मैं कुछ चीजें यहां पे क्लियर कर दूं। अब अपनी इंटेस्टाइन स्टार्ट होने जा रही है और इंटेस्टाइन के लिए मैं कुछ चीजें यहां पे पहले ही क्लियर कर दूं कि अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आएगी, फिर आएगी अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन किससे मिलके बनी है, ड्यूडेनम प्लस जूजनम प्लस इलियम। ये अपनी क्या है, ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इधर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वो किससे मिलके बनी है, सीकम प्लस कोलोन प्लस रेक्टम। ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये बातें पहले ही कवर कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन किससे बनेगी, ड्यूडेनम प्लस जूजनम फिर इलियम, फिर क्या आएगी लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें क्या है, सीकम प्लस कोलोन प्लस रेक्टम। तो पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन बनाने जा रहे हैं, तो ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहे हैं। देखो मैं बाद में इसकी पार्टीशन करूंगा, पहले मैं बना लेता हूं, इसको पहला थोड़ा बना लेता हूं। ठीक है, और फिर ये हाईली कोइल्ड। मेरी एक एक बात को ध्यान देना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यहां कवर करूंगा, एक एक लाइन को जानबूझ के उस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा, उस तरीके से। इसको भी हम थोड़ा सा यहां पे कोयल मार देते हैं। ठीक है, देखो अब ये अपनी यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी खत्म हो चुकी है, जिसमें क्या है, यहां से यहां तक मैंने बनाई है, क्या बनाई है, अपनी ड्यूडेनम बनाई है। और यहां से यहां तक मैंने क्या बनाई है, अपनी जूजनम बनाई है। और यहां से यहां तक मैंने बनाई है, अपनी इलियम बनाई है। ठीक है, ड्यूडेनम प्लस जूजनम प्लस इलियम, ये मिला के पूरी क्या हो जाएगी, ये मिला के पूरी यहां तक हो जाएगी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ड्यूडेनम के बारे में हम एनसीईआरटी में देखते हैं तो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये सी शेप होती है। सी शेप देखो नाम से ही, देखो बिल्कुल देखने से पता लग रहा है, सी नाम से नहीं देखने से, है ना। थोड़ा सा जुबान गड़बड़ा जाती है, वो ना हड्डी नहीं होती जुबान में तो गड़बड़ा जाती है। देखो बिल्कुल देखने से पता लग रहा है ड्यूडेनम क्या है, अपनी सी शेप है, इसका पॉइंट क्लियर है। अब जूजनम पे आते हैं, तो जूजनम के बारे में एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि ये लॉन्ग होती है और कोइल्ड होती है। लॉन्ग है, कोइल्ड है, लॉन्ग है और कोइल्ड है। और इलियम के बारे में क्या लिखा है कि ये हाईली कोइल्ड है, हाईली कोइल्ड, है ना। एक एक एनसीईआरटी का वर्ड बता रहा हूं मैं। देखो हाईली कोइल्ड कौन सी है, इलियम। लॉन्ग कोइल्ड जूजनम। सी शेप कौन सी है, ड्यूडेनम। ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जिसमें मैं पहले सीकम दिखाऊंगा, फिर कोलोन, फिर रेक्टम।
ठीक है। देखो सीकम की बात करें तो सीकम में एक मजेदार बात हमें देखने को मिलेगी, मजेदार बात है ना, मैं उसको उसी तरीके से यहां पे बना रहा हूं, उसी तरीके से यहां पे बना रहा हूं। ये अपनी सीकम यहां पे खत्म हो चुकी है, ये अपनी सीकम खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब सीकम के बारे में एनसीईआरटी में 3 पॉइंट लिखे हैं, ये अपनी सीकम है, सीकम है, ठीक है। सीकम के बारे में एनसीईआरटी में 3 पॉइंट लिखे हैं, तीनों पॉइंट को, तीनों वर्ड को मैं एक एक डिक्टेट कराऊंगा। पहली चीज हमें यहां क्या नजर आ रही है कि सीकम ऐसे सीधी पाइप नहीं है, सीधी पाइप नहीं है, थोड़ा सा ऐसे बंद पाइप है, बंद दिख रही है, देखो एक साइड से ऐसे बंद होगी, एक साइड में गई और ऐसे बंद सी हो गई। मतलब पहला पॉइंट क्या है सीकम के बारे में कि ये ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है, कि ये ब्लाइंड सैक, देखो ब्लाइंड सैक वर्ड किसके लिए यूज होता है, जो एक साइड से बंद हो, तो ये एक साइड से देखो ऐसे बंद नजर आ रही है, फिर यहां पे आगे पाइप ऐसे कंटिन्यू हो रही है, तो ये ब्लाइंड सैक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि सीकम के अंदर क्या है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीकम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीकम के बारे में दूसरा पॉइंट अपना एनसीईआरटी का कवर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि सीकम के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगी होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सीकम के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्मीफोम, जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्मीफोम अपेंडिक्स, जिसको हम बोलते हैं वर्मीफोम अपेंडिक्स। और ये वर्मीफोम अपेंडिक्स की खास बात क्या है कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ना, अपने अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब एक तरीके से पुराने जमाने का है, खत्म हो चुका है। तो 3 बातें हमने सीकम के बारे में यहां 3 बातें की, 3 पॉइंट किए कि एक ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है, और क्या है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं, और क्या इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हमने बोला वर्मीफोम अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैं यहां पे कॉपी पेस्ट डिक्टेट करा रहा हूं, तो एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनो। अब सीकम अपनी खत्म हो चुकी है, अब अपनी आने वाली है कौन सी, कोलोन आने वाली है। देखो सीकम अपनी खत्म हो चुकी है, अब कोलोन आएगी। अब कोलोन के 4 पार्ट होते हैं, कोलोन के होते हैं 4 पार्ट। अब 4 पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो 4 पार्ट, पहला पार्ट क्या होता है, जो ऊपर की साइड गया, पहला पार्ट क्या है कोलोन का, जो ऊपर की साइड गया। अब ऊपर गया मतलब एक्सेंडिंग, ऊपर गया मतलब एक्सेंडिंग, ऊपर जा रहा है, एक्सेंड कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब दूसरा पार्ट क्या है, जो ऐसे ट्रांसवर्स गया, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे गया है ना। दूसरा पार्ट क्या है, जो ट्रांसवर्स गया, उसको हमने बोल दिया ट्रांसवर्स कोलोन। और तीसरा पार्ट क्या है, जो नीचे की साइड आया, मतलब डिसेंड है ना। देखो ये एक्सेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, फिर नीचे की साइड आया मतलब डिसेंड कर गया, डिसेंडिंग कोलोन। और फोर्थ पार्ट क्या है, जो एस शेप, जो ऐसे सिग्मोइड कर्व सी बना देता है, एस शेप है ना, ये बन जाएगा अपना सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन यहां पे अपनी खत्म हुई, और कोलोन के हमने 4 पार्ट किए। पहला पार्ट क्या है, जो ऊपर गया मतलब असेंडिंग कोलोन। दूसरा पार्ट क्या है, जो ऐसे ट्रांसवर्स गया, ट्रांसवर्स कोलोन। तीसरा पार्ट क्या है, जो नीचे आया, डिसेंडिंग कोलोन। और फोर्थ पार्ट क्या है, जो एस शेप ऐसे कर्व सी बना दी, सिग्मोइड कोलोन। तो ये अपनी पूरी क्या है, अपनी कोलोन है, ये अपनी पूरी कोलोन है। अब कोलोन अपनी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट आएगा, लास्ट आएगा अपना रेक्टम आएगा, ये अपनी बन जाएगी रेक्टम। और रेक्टम के बाद लास्ट में यहां क्या है, अपना एनस है, और यहां से वेस्ट मटेरियल अपना जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये अपना बेसिक सी चीजें थी अपनी एलिमेंट्री कैनाल की। अब बेसिकली होता है क्या, देखो हम यहां से खाना खाएंगे, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेंगे, और उस पर एंजाइम की, उसके एंजाइम का एक्शन कराएंगे, एंजाइम की बौछार कराएंगे, वो और छोटे पार्टिकल में टूटता जाएगा, और लगभग क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो अपने छोटे स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज में आ चुका है। मतलब यहां से वो क्या है, फिर अब्सॉर्ब हो जाएगा, है ना, वो क्या है, अपने ब्लड के थ्रू अपने बॉडी सेल्स में चला जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो यहां से बाहर निकल जाएगा। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अपना माउथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है कि माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी का ही दूसरा नाम है क्या, अब बक्कल कैविटी, ठीक है। अब ओरल कैविटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर हमें अच्छी समझ के लिए ये करना पड़ेगा। ओरल कैविटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी प्रॉपर। अब ये क्या होते हैं, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं।
अब देखो मैं आपको यहां पे ओरल कैविटी दिखाना चाहता हूं, ओरल कैविटी, ठीक है। देखो ये मेरा क्या है, माउथ है, माउथ के अंदर, माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी है, तो ये अपना पूरा स्पेस क्या आ जाएगा, ओरल कैविटी आ जाएगी। अब मैंने बोला ओरल कैविटी के दो पार्ट हैं, एक होगा ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल, एक होगा ओरल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। अब ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल क्या होता है, देखो मैंने अपने दांत ऐसे बंद कर लिए, दांत ऐसे बंद कर लिए, और जो ये स्पेस है ना, ये दांत और चीक्स के बीच में या दांत और लिप्स के बीच में जो ये स्पेस है, जहां पे हम जो टूथब्रश करते हैं, जहां पे ब्रश घुमाते हैं, इस स्पेस को हम बोल देंगे क्या, वेस्टिब्यूल बोल देंगे, ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल। अब जो अंदर वाला जो भी पोर्शन बचा वो है ओरल कैविटी प्रॉपर, है ना, बात समझ रहे हो। ये दांतों से अंदर वाला पूरा पोर्शन ओरल कैविटी प्रॉपर। अब ओरल कैविटी प्रॉपर को भी अच्छे से समझते हैं। देखो ओरल कैविटी ये है ओरल कैविटी प्रॉपर। इसकी अगर हम रूफ यानी इसकी छत को देखते हैं तो आप खुद भी फील करो, जो ये आगे वाला यानी एंटीरियर पोर्शन है वो आपको हार्ड मिलेगा, ये हार्ड मिलेगा आगे की तरफ इसकी रूफ पे, उसको हम बोल रहे हैं हार्ड पैलेट। और ऊपर रूफ पे ही आप पीछे की साइड जाओगे, यहां जाओगे तो आपको सॉफ्ट मिलेगा, उसको बोलेंगे हम सॉफ्ट पैलेट बोल देंगे। तो ये तो होगी रूफ की बात। और इसके फ्लोर की बात करें तो फ्लोर पे तो आपको क्या दिख रही है, टंग दिखाई दे रही है, जीभ दिखाई दे रही है। इसके ओरल कैविटी प्रॉपर की फ्लोर पे हमें टंग दिखाई दे रही है ना, टंग है अपनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ओरल कैविटी प्रॉपर की अगर मैं आगे की साइड बात करूं तो आगे की साइड अंदर से क्या मिलेंगे, हमें टीथ मिलेंगे और गम्स मिलेंगे। एंटीरियर साइड पे क्या है, टीथ है और गम्स है। और पीछे की साइड जाएंगे, अंदर की साइड, तो हमें क्या मिलेगा, फेरिंग्स मिलेगा, फेरिंग्स, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओरल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्या है, ओरल कैविटी वेस्टिब्यूल, जो ये स्पेस है, ये वाला स्पेस है। और ओरल कैविटी प्रॉपर के भी हमने क्या देखा, उसकी क्या है, छत देखी, रूफ देखी, जो किसे है, पैलेट से मिली है। एंटीरियर पे क्या है, एंटीरियर साइड पे हार्ड पैलेट, पीछे क्या है, सॉफ्ट पैलेट। और फ्लोर की हमने बात की, फ्लोर पे क्या है, अपनी जीभ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, बिल्कुल फील हो रहा है अपने को। और एंटीरियर आगे वाली साइड क्या मिलेंगे, आगे वाली साइड आएंगे तो क्या मिलेंगे, अंदर से हमें टीथ्स मिलेंगे और गम्स यानी अपने मसूड़े मिलेंगे। और पीछे की साइड जाएंगे, अंदर डीप जाएंगे तो अपने को फेरिंग्स मिलेगा। तो ये ओरल कैविटी अपने को इजीली समझ आ चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं टीथ्स के बारे में, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, टीथ, यानी सिंपल शब्दों में हम दांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है, जब तक हम टीथ्स के बारे में पढ़ेंगे तो सिंपल सा काम क्या करो, अपने हाथों को धो के आओ और अपने एक एक दांत को उंगली लगा के क्या है, फील करो, है ना, बिल्कुल फील के साथ, ठीक है। तो देखो अपने दांत है ना, जो अपने मतलब हमारे है ना, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो टीथ हैं वहां पे आपको तीन चीजें याद रखनी है, याद भी नहीं रखनी, मैं एक एक चीज को बिल्कुल खोल के आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, जो हमारे दांत हैं वो थिकोडोंट होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है वो डायफायोडोंट होते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है वो हेटेरोडोंट होते हैं। तो हमारे टीथ थिकोडोंट हैं प्लस डायफायोडोंट हैं प्लस हेटेरोडोंट है, ठीक है। अब आपको बोलना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब क्या है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी याद नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, कुछ भी याद नहीं करेंगे, चीजों को समझ के चलेंगे। सबसे पहले थिकोडोंट की बात कर रहे हैं, फिर इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे। देखो थिकोडोंट का मतलब क्या होता है, देखो डोंट का मतलब है टीथ, है ना, डेंटिशन आपने सुना होगा ना, टीथ के लिए वर्ड यूज होता है। तो डोंट टीथ, डोंट टीथ, डोंट टीथ। अब थिकोडोंट का मतलब क्या है, देखो थिको का मतलब होता है कंटेनर और डोंट का मतलब टीथ। मतलब वो क्या बोलना चाहता है कि जो हमारे दांत हैं वो एक सॉकेट में लगे हुए हैं, है ना। इसको थोड़ा इमेजिन करके देखो। फॉर एग्जांपल मैं मुक्का मार के आपका दांत तोड़ दूं तो आपका क्या बच जाएगा, दांत वहां से जब उखड़ जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, वहां एक सॉकेट जैसी स्ट्रक्चर बच जाएगी।
ठीक है, सिंपल सी बातें अपने को समझ आ रही है। तो यह क्या बोलना चाह रहा है कि टीथ्स आर एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। देखो सिंपल सी बात है, जॉ बोन में ही होंगे ना, दांत तो अपने जॉ बोन में ही होंगे, जबड़े में ही होंगे, ये तो कोई याद करने वाली बात नहीं है। और सॉकेट, सॉकेट क्या है, यहां कंटेनर को वो बोल रहे हैं, है ना, समझ रहे हो ना। आप मान लो ये सॉकेट है, मान लो ये अपना सॉकेट है, तो इसमें यहां पे अपना दांत लगा होगा, ये वो बोलना चाहता है। थीको मतलब कंटेनर, डोंट मतलब टीथ, मतलब क्या है, अपने दांत जो हैं वो सॉकेट में एम्बेडेड हैं। और सॉकेट किसका, जाहिर सी बात है, दांत लगे हुए तो कहां, जबड़े में ही तो लगे होंगे, जॉ बोन में ही तो लगे होंगे। बिल्कुल क्लियर है, थीको डोंट अपना क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायफायोडोंट के बारे में। देखो डाय का मतलब क्या होता है, डाय, डाय मतलब दो, है ना, डाय मतलब होता है दो। मतलब क्या बोलना चाहता है कि हमारे टीथ क्या है, दो बार आते हैं, हमारे टीथ क्या है, दो बार आते हैं। बिल्कुल इसको भूल जाओ, बस डाय से याद आया दो, डोंट मतलब टीथ। तो अब एक बात याद करो कि बचपन में हमारे दूध के दांत होते थे ना, बचपन में जो टूट जाते हैं वो क्या होते हैं, अपने दूध के दांत, जिनको हम बोलते हैं, वो अपने टेम्परेरी और डेसिडस टीथ होते हैं। अब वो टूटने के बाद फिर क्या आते हैं, अपने परमानेंट और अडल्ट टीथ आते हैं। और वे अडल्ट टीथ और परमानेंट जो जिंदगी भर अपने चलते हैं ना, हो सकता है बुढ़ापे में टूट जाए, पर जिंदगी भर उनको बोल सकते हैं कि अडल्ट परमानेंट ही वो रहते हैं पूरी जिंदगी के लिए। और टेम्परेरी अपने दूध के दांत जो बच्चों में होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। तो क्या बोलना चाहता है कि अपनी जिंदगी में दो बार टीथ आए, एक बार आए दूध के दांत, एक बार आए अपने पक्के वाले दांत, है ना, एक बार आए टेम्परेरी और डेसिडस टीथ, और उसके बाद क्या आए, परमानेंट और एडल्ट टीथ, है ना। डाई मतलब दो, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, नाम से ही कुछ भी याद नहीं किया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेटेरोडोंट के बारे में। देखो फिर से वो, ये कुछ भी याद नहीं करना, नाम से ही करेंगे। हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, है ना। होमो मतलब होता है सेम, और हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, और डोंट मतलब टीथ। ये क्या बोलना चाह रहा है, हमारे सारे जो दांत हैं वो बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं। देखो अगर सारे के सारे दांत हमारे इंसीजर होते तो क्या हम बोल देते, होमोडोंट। अगर सारे के सारे हमारे दांत कैनाइन होते तो हम बोल देते होमोडोंट। ठीक है, अब अपने दांतों को आप उंगलियां लगा के देखो, किसी दांत की शेप अलग है, किसी की शेप अलग है ना, कोई चौड़ा है, कोई नुकीला है, कोई अलग तरीके का है। मतलब क्या है, सारे दांत अलग अलग टाइप के अपने दिखाई दे रहे हैं। कौन से टाइप के हैं, कुछ इंसीजर्स हैं, कुछ कैनाइन हैं, कुछ प्री मोलर हैं, कुछ मोलर हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं, देखो अलग अलग टाइप के, इसीलिए बोल रहे हैं उसको हेटेरोडोंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें अपनी कवर है बिल्कुल। टीथ कैसे है, थीको, थीको मतलब सॉकेट में अटैच हैं, और डायफायोडोंट मतलब दो बार आते हैं, हेटेरोडोंट मतलब अलग अलग टाइप के हैं। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो रही है। अब हम टीथ में आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखो अब टीथ में एक पॉइंट याद रखना है कि जो टीथ का सरफेस है ना, वो किससे बना है, इनेमल से बना है। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल, और इनेमल अब क्या करेगा, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। अब इस बात को मैं आपको समझाना चाहूंगा एक बहुत ही इजी डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, देखो जो ब्लैक कलर में है, ये मान लो अपना क्या है, दांत है, अपना टीथ है। ठीक है, अब टीथ के ऊपर क्या है, बहुत हार्ड सरफेस प्रेजेंट है। हार्ड सरफेस जो रेड कलर में मैंने बनाया है, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, इनेमल बोल रहे हैं, इनेमल बोल रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मैं चने खा रहा हूं। ठीक है, तो उनको चबाने में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनेमल। ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है। मान लो मैं बादाम खा रहा हूं, तो बादाम खाने में, उनको चबाने में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हर दांत के ऊपर, इनेमल है, ये उसको चबाने में हेल्प करिए। तो ये सिंपल सी चीज अपने को इजीली समझ आ गई। ठीक है, अब हमें बात करनी पड़ेगी किसके बारे में, डेंटल फॉर्मूला के बारे में। अब डेंटल फॉर्मूला अपना क्या बोलता है, 2123 अपॉन 2123। ठीक है, और चीजें वैसे ही चलेंगी हमेशा, इस फ्लो को याद रखना। इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये क्या है, एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे
बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, इसको याद करते रहते हैं। अब देखो इसको भी मैं आपको एक इजी डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। देखो इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान मत रखो, सिंपल क्या है, अपने अपने दांतों पे उंगलियां रखो, मेरे कहने से एक बार अपने दांतों पे उंगलियां रखो, ठीक है। देखो ये है अपना अपर जो, ये है अपना अपर जो यानी ऊपर वाला जबड़ा, अपने ऊपर वाले जबड़े को एक बार फील करो पूरे को उंगली लगा के, ठीक है। ये है अपना लोअर जो, अब अपने लोअर जो को नीचे वाले जबड़े को पूरा फील करो आप उंगली लगा के, ठीक है। ये अपर जो, ये लोअर जो। अब क्या करो, देखो हमने बीच में से यहां पार्टीशन कर दी, हम इसको समझना चाहते हैं तो बीच में से आप भी क्या करो, पार्टीशन कर दो, है ना। और आप क्या करो, अपनी जो राइट साइड है ना, बॉडी की राइट साइड है, दांतों की राइट साइड है, उसको पूरा भूल जाओ, पूरा भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट को पकड़ना है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट को पकड़ना है, ठीक है। अब बिल्कुल सेंटर में, अपने दांतों के बिल्कुल सेंटर में, आपके साथ कर रहा हूं मैं, आपके साथ बिल्कुल सेंटर में उंगली रखो, ठीक है। अब उधर से हम क्या है, अपनी लेफ्ट साइड चल रहे हैं, तो जो दो दांत मिलेंगे वो कौन से होंगे, इंसीजर होंगे। उसके बाद जो एक मिला वो होगा कैनाइन होगा ना, आप देखो कैनाइन आपका तीखा सा होगा, थोड़ा पैना सा होगा, शार्प सा। फिर आपको दो मिलेंगे प्री मोलर्स, फिर आपको तीन मिलेंगे मोलर्स। सेम आपका लोअर जो में चलेगा, दो इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर, प्री मोलर, 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 मोलर। तो यही ये फॉर्मूला बोलता है, देखो दो इंसीजर मतलब दो इंसीजर, फिर एक कैनाइन, फिर दो प्री मोलर, फिर तीन मोलर, ठीक है। ये इसकी बात की मान लो अपर जो की। लोअर जो में भी बिल्कुल सेम है, दो इंसीजर, एक कैनाइन, दो प्री मोलर, तीन मोलर, ठीक है। तो ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। अब इसको काउंट करके देखो, देखो 2 + 1 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे, ये अपने 8 हो जाएंगे। और इसको काउंट करोगे ये भी कितने हो जाएंगे, 2 + 1 + 2 + 3, ये भी 8 हो जाएंगे। मतलब 8 यहां पे, 8 यहां पे कितने हो गए, 8 + 8 कितने हो गए, 16 हो गए। और इधर भी बिल्कुल सेम होगा, इधर भी बिल्कुल सेम होगा, तो 16 + 16 कितने हो गए, 32 दांत टोटल अपने हो गए। अब याद करो, 32 दिखाना, 32 दिखाना मतलब दांत दिखाना, मतलब अपने 32 दांत यहां कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम टीथ्स के बाद बात करने वाले हैं टंग के बारे में, यानी जीभ के बारे में, ठीक है। देखो यहां पे अपने पास दो ऑप्शन है, या तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको हम याद करते रहें, रटते रहें, या हम सबके पास क्या है, टंग अपने पास इजीली अवेलेबल है, तो अपनी खुद की टंग को क्या है, फील करके देख लेते हैं, और एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का ऑटोमेटिकली डिक्टेट होता चला जाएगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि टंग जो है वो मस्कुलर होती है, तो इसमें याद करने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो आपने सुना होगा ना कि जुबान जो होती है वो फिसल जाती है क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती। तो पहला पॉइंट क्या है, टंग के अंदर बोन प्रेजेंट नहीं होती, हड्डी प्रेजेंट नहीं होती, है ना। और अपने को पता है टंग अपनी कैसे मूवमेंट कर रही है, तो किसकी हेल्प से, मसल की हेल्प से मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि टंग जो है वो फ्रीली मूवेबल है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी याद नहीं किया, हम अपनी टंग को बाहर निकाल सकते हैं, राइट में घुमा सकते हैं, लेफ्ट में घुमा सकते हैं, किधर भी अपने माउथ में घुमा सकते हैं, है ना। क्या है, फ्रीली मूवेबल है। दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेन्युलम। अब फ्रेन्युलम क्या होता है, ये आपके सामने जो डायग्राम है इसके आपको इजीली समझ आ जाएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फ्रेन्युलम क्या है आपको इजीली इस डायग्राम से पता लग रहा है ना। आई थिंक सबको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है टंग के क्या है, अपर सरफेस के ऊपर पेपिली प्रेजेंट होते हैं। इसको भी बिल्कुल भी याद नहीं करना। आप एक काम करो, अपने नेल्स, नाखून से या अपनी उंगली से क्या है, अपने टंग के अपर सरफेस को ऐसे थोड़ा रगड़ के देखो, तो आपको खुरदरा खुरदरा वो फील होगा ना, फील होगा कि वहां पे दाने दाने से कुछ पेपिली वहां पे प्रेजेंट है ना। और आप लोअर साइड पे देखोगे तो लोअर साइड बिल्कुल ही क्या है, उसकी बिल्कुल सॉफ्ट है, वहां पे कोई आपको खुरदरापन या पेपिली नजर नहीं आएगा। तो टंग के अपर सरफेस पे पेपिली हमें फील हो सकते हैं, और इन पेपिली के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वैसे पेपिली कौन से एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, पर फिर भी हम थोड़ा सा इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। देखो ये अपनी टंग है, ये अपनी क्या है, टंग है, ये अपनी जीभ है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये टंग की क्या है, बाहर वाली साइड है, मतलब ये एंटीरियर साइड है,
और ये पीछे वाली क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर साइड हो जाएगी, है ना। देखो इसको थोड़ी ट्रिक बताता हूं, ज्योतिष बाहर होना आगे की साइड हो, A4 आगे एंटीरियर, P4 पीछे पोस्टीरियर, ये सिंपल सा फंडा इसका याद रखा करो, ठीक है। अब 4 टाइप के पेपली अपने को यहां दिख जाएंगे, कौन से पहले सर्कमवेलेट, दूसरे फंजीफॉर्म, एक फिलीफॉर्म, एक फोलिएट। 4 टाइप के सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं कौन कहां पे प्रेजेंट है, तो बिल्कुल देखने से लग रहा है, देखो सर्कमवेलेट कौन से हैं, ये वाले हैं अपने सर्कमवेलेट, तो ये पीछे की साइड प्रेजेंट है, देखो ये पीछे की साइड प्रेजेंट है, मतलब पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। फंजीफॉर्म की बात करें तो फंजीफॉर्म ये ब्लू वाले हैं, फंजीफॉर्म ये क्या है, ब्लू वाले हैं, ये आगे की साइड मतलब एंटीरियर साइड पे ही प्रेजेंट है। फोलिएट की बात करें तो ये साइड में प्रेजेंट है, साइड में मतलब लेटरल साइड में प्रेजेंट है। फिलीफॉर्म की बात करें तो ये लगभग देखो छोटे छोटे रेड डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, फिलीफॉर्म है, लगभग पूरी ही टंग पे प्रेजेंट है। तो सर्कमवेलेट पोस्टीरियर साइड पे, फंजीफॉर्म क्या है, मैक्सिमम क्या है, एंटीरियर साइड पे, फिलीफॉर्म लगभग हर जगह पे है, और फोलिएट है अपने लेटरल साइड पे। पहली बातें बिल्कुल क्लियर है पोजीशन की। दूसरी क्या है, लार्जेस्ट कौन से होते हैं, सर्कमवेलेट लार्जेस्ट होते हैं, और ये कैसे प्रेजेंट है, वी फॉर्म में प्रेजेंट है, वी फॉर्म में, देखो ये वी फॉर्म में प्रेजेंट है सर्कमवेलेट। और फंजीफॉर्म के बारे में खास बात क्या है, देखो इनके नाम में ही आ रहा है फंजाई, फंजाई, तो आपका पूछना चाहिए कि इनके नाम में फंजाई क्यों आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये मशरूम शेप होते हैं। अब मशरूम किस में आती है, फंजाई में आती है, तो इनका नाम पड़ गया फंजाई पड़ गया। और फिलीफॉर्म क्या, देखने से ही पता लग रहा है मोस्ट कॉमन होते हैं, लगभग हर जगह प्रेजेंट है। और फोलिएट, देखो फोलिएट जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब ही क्या होता है, लीफ लाइक। फोलिएट वर्ड का ही मतलब क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कैसे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं ना, और क्या है, लेटरल होते हैं, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने क्या है, पेपली, सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट। अब इन पेपली के ऊपर क्या है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। मान लो किसी के ऊपर है खट्टे टेस्ट के लिए, किसी के ऊपर मीठे टेस्ट के लिए, किसी के ऊपर नमकीन टेस्ट के लिए, तो अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग टेस्ट बड इन पे प्रेजेंट होते हैं।